viewers, welcome back to our podcast. Today we have a very special guest, Mr. Amandeep Singh, जो कि खुद ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है and is working in a big four company, जो कि मेरे जैसे ही काफी लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है. With them we have a lovely mentor, Miss Aman Ma'am, जो कि खुद ही एक CIA एक्सपर्ट है. CIA यानी सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर. तो आज हम CIA के बारे में डिस्कस करेंगे that how is certified internal auditor recognized in big four firms. We will be discussing how CIA is important in big four firms and what are the career growth and opportunities you will be receiving. So let's get started. So ma'am, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे आप खुद CIA पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है उसका एंड कितना डिफिकल्ट रहता है वो. थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, ओनली MCQs आर आस्क्ड द एग्जामिनेशन, बट व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग दोज MCQ इट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशनल स्किल्स, बिकॉज बेसिकली जो IAA के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर ही बेस सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं एंड डिफ़िकल्टी लेवल इसका मॉडरेट टू हाई रहता है. तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे आप खुद ही बिग फोर फर्म में अभी काम कर रहे हैं, राइट? सो एक CIA सर्टिफिकेशन क्या वैल्यू देती है बिग फोर फर्म में? देखिए, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, जैसे कि डॉक्टर की फील्ड में भी कोई हार्ट सर्जन है ना, कोई न्यूरो सर्जन है, तो जिस काम के लिए जो एक्सपर्ट है उसी पे बंदा ट्रस्ट करता है. ऐसे ही बिग फोर फर्म्स भी उसी प्रोफेशनल पे ट्रस्ट करती है, उन्हीं में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती है, उन्हीं की हायरिंग जल्दी होती है, अच्छे पैकेजेस पे होती है जिनके पास कोई ना कोई ऐसी सर्टिफिकेशन है, जैसे कि मैम ने बताया, आपने बताया CIA. तो जैसे मैम आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, राइट? तो आप बता सकते हो CIA का क्या स्कोप रहता है स्टूडेंट्स के लिए? राइट. सो बेसिकली अगर हम सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कोर्स की बात करें, इट हैज़ गॉट परवेसिव एप्लीकेबिलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशंस, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड और रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, चाहे वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उसके ऑपरेशन लार्ज स्केल पे ऑपरेशनल है. सो बेसिकली अगर हम लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर टीम होती है, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस एंड सम इंटरनल ऑडिटर्स एज वेल. बट अगर हम इवन स्मॉलर स्केल पे या मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करें तो वहाँ पे भी इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है. सो बेसिकली अगर हम इस प्रोफेशन की बात करें एंड स्पेशली अगर बात करें, जैसे आपने स्कोप के विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन रेज किया है, तो सैलरी जो सर्टिफाइड ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस कोर्स को करते हैं, उनकी 30 to 40% मोर होती है वैन कंपेयर्ड विद द नॉन सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो कि इंटरनल ऑडिट के डोमेन में काम कर रहे हैं. और जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हैं एक वेल नोन पर्सनालिटी अमन जी, तो मैं ये चाहूँगी कि सिंस आप खुद इंटरनल ऑडिटिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, सो हमारे व्यूअर्स ये डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि इंटरनल ऑडिट फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से इस फील्ड में आगे करियर ग्रोथ देखी जा सकती है. देखो, जैसे सबको अभी पता होता है, जो बच्चे होते हैं CA परस्यू कर रहे हैं और कोई भी कॉमर्स रिलेटेड परस्यू कर रहे हैं कोर्स, उनको बस ऑडिटर पता होता है जी. उनको ये नहीं पता कि ऑडिटिंग में भी डिफरेंट चीज़ होती है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर, एक इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल ऑडिटर बेसिकली वो हो गया जो एक कंपनी का इंटरनल ऑपरेशंस का देखता है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे. अब बात आ जाती है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है. मैं खुद इंटरनल ऑडिट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक्सटर्नल ऑडिट में भी काम करके देखा है. एक्सटर्नल ऑडिट सबको पता है, इंटरनल ऑडिट सबको नहीं पता. तो जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक इंटरनल ऑडिट कमेटी बिठानी होती है. उनको अपने इंटरनल ऑडिट में बड़े सारे कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे एक सॉक्स एक्ट होता है US में, सार्बन-सॉक्सली एक्ट, उसको फॉलो करना होता है, उसके कंप्लायंसेस होते हैं. तो इंटरनल ऑडिट के अंदर भी इतने सारी चीज़ें हैं काम करने की, तो इससे इसका स्कोप बहुत बढ़ जाता है जी. इसीलिए ऐसे ऐसे कोर्सेज अब आ गए हैं, जैसे कि सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो रही है कि इंटरनल ऑडिटर की, एक्सटर्नल ऑडिटर की सबकी होती है स्पेशलाइजेशन, बट इंटरनल ऑडिटर की स्पेशलाइजेशन हो रही है. वो उसको एक अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है, कंपनी उसको अच्छा पे करती है और उस पर रिलाई कर सकती है. तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है बिग फोर्स में, स्पेशली आके हमें पता लगता है, अदरवाइज बाहर हमें कम सुनने को मिलता है आज के टाइम में. तो व्यूअर्स, जैसे हमें अभी अमनदीप सर ने बताया रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिटर्स, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आपको बिग फोर में कैसे एंट्री लेनी है, राइट? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब अमन मैम से रहेगा. तो मैम मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, लाइक काफ़ी एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे पास जो पूछते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में CIA, उनको क्या आप आंसर देना चाहेंगे? बेसिकली अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें, सो 6 to 8 months रिक्वायर्ड होते हैं स्टडी के करिकुलम को जस्टिफाई करने में. एंड एक एवरेज स्टूडेंट को बेसिकली जो प्रॉब्लम्स वो फेस करता है वो ये होती है कि
MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो MCQ जो आते हैं वो सिचुएशनल बेस्ड होते हैं, जिसमें IIA के स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो इसमें जैसे कि आपको एक शेयर डेडिकेशन, परसेवरेंस और हार्डवर्क अगर आप रखते हो फ्रॉम डे 1, तो 7 to 8 मंथ्स में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और जो चैलेंजेस एक एवरेज स्टूडेंट फेस करता है वो ये है कि बिना मॉक एग्जाम के वो एग्जामिनेशन को देने चला जाता है। सो हमारे इंस्टीट्यूट में ये है कि हम उसमें पहले एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट एनालिसिस रिव्यूअल करते हैं, एंड देन वी गिव अ पीस ऑफ एडवाइस टू द स्टूडेंट्स टू एक्चुअली अपीयर फॉर दिस CIA एग्जामिनेशन। तो जैसे कि अमन जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि वर्क कल्चर अगर हम इंटरनल ऑडिटिंग डोमेन में बात करें तो कैसा रहता है, क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़, कितनी ग्रोथ मिल सकती है? देखिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल बराबर है जितनी बाकी फील्ड्स में होती है, चाहे वो टैक्सेशन है, अकाउंटिंग है, एक्सटर्नल ऑडिट है। रही बात कल्चर की, इंटरनल ऑडिट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना कोई डेडलाइंस नहीं होती। एक्सटर्नल ऑडिट टैक्सेशन में हमारे पास डेडलाइंस होती है ना, फाइनेंशियल्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, टैक्सेशन में रिटर्न्स का टाइम आ जाता है, उसमें थोड़ा वर्क प्रेशर उन मंथ्स में ज़्यादा होता है। बट बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर माई सेल्फ, 3 साल मैंने काम करा इंटरनल ऑडिट में, मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे पूरा टाइम मतलब पूरे साल में आपके पास कभी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि इंटरनल ऑडिट बेसिकली आप कंपनी के ऑपरेशंस देख रहे हो, है ना, उनके रिस्क एंड कंट्रोल्स देख रहे हो कि वो ऑपरेट कर रहे हैं नहीं इफेक्टिवली या नहीं। तो ये काम पूरे साल चलता रहता है, तो ये बैलेंस चलता है, कम चलता है, तो इतना आपके ऊपर वर्क प्रेशर नहीं आता, जो मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत सही चीज़ है। तो सर मेरा, आपने जैसे भी बताया, तो मेरा आपसे इसी चीज़ में क्वेश्चन रहेगा, जैसे आप अभी US की ऑडिटिंग करते हैं, तो क्या ये मैनेजेबल रहता है वर्चुअली? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इंडिया में तो अब धीरे धीरे वर्चुअल इन्वायरमेंट आया है, काम करने लग गई हैं, कुछ इंडियन कंपनीज भी, इंडियन फर्म्स भी फाइलें छोड़ के कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे शिफ्ट हो गए। US में तो ये बहुत पहले से हो रहा है, और हम बिग 4 ग्लोबल में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं, तो जो डेटा होता है, सब कुछ होता है, जितने सॉफ्टवेयर हैं सारे वर्चुअली होते हैं। तो हम इंडिया में बैठ के भी अपने US क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, खुद के शेयर करते हैं। सो एवरीथिंग इज़ वर्चुअल, बहुत ईजीली काम होता है। इंटीग्रेशन जो हमारी US टीम होती है हमारी फर्म की और इंडियन टीम की, इंडिया की इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। एक टाइम पे सिर्फ हम बैकएंड वाला काम देखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था। आज से आप 10 साल पीछे चले जाए तो इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, इतना रिलायबल नहीं था, है ना, इतनी डेटा सिक्योरिटी नहीं थी कि आपको कोई डेटा शेयर कर सके, क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डेटा। बट आज के टाइम में इतना ज़्यादा ईजी हो गया है, इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो गया है अपना इंडिया एंड US का सिस्टम, कि हम यहाँ बैठे बैठे भी क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरनल ऑडिट के जितने भी कंप्लायंसेज हैं, जो SOX एक्ट, जैसे मैं SOX करता हूँ, तो उसके जितने भी कंप्लायंसेज है, जो भी होते हैं, सारा काम वर्चुअली ही होता है। सो हमारे व्यूअर्स के लिए एक और क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट आस्क्ड है कि सर आप खुद एक CA हैं, राइट, जी, एंड मैम आप एक्सपर्ट हैं CIA में, तो मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा ये कि अभी जैसे AI आ रहा है एंड अ लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स आर स्केयर्ड कि हमारी कहीं जॉब तो नहीं चली जाएगी, तो मैं इसी में पूछना चाहूँगी क्या AI CIA को रिप्लेस कर पाएगा? देखो, AI आ नहीं रहा, AI आ चुका है, ठीक है, हमें पता नहीं है, आ चुका है। AI काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट हो गया है और आ चुका है, और अभी हमें दिख नहीं रहा कि कहीं पे रिप्लेस हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता एक ह्यूमन बीइंग को, बट उसको ज़रूर रिप्लेस कर सकता है जिसको पता ही नहीं कि AI क्या है। ह्यूमन बीइंग जिसको AI पता है, जिसको पता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आज ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो एडिटिंग टूल्स यूज़ होते हैं, मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मुझे पता है मैं कौन कौन से एडिटिंग टूल्स 1-2 साल पहले यूज़ कर रहा था, और आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें चेंज आ गया, उसमें AI आ गया। अब हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और अपने पास स्क्रिप्ट आ जाती है। सिमिलरली मुझे ये चीज़ पता है तो मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ, बट जिस बंदे को पता ही नहीं होगा तो उसके लिए दिक्कत है जी, उसको AI रिप्लेस कर सकता है, बट AI कभी भी कोई कोर्स रिप्लेस नहीं कर सकता। वेल कावेरी, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट मेरे अकॉर्डिंगली AI कभी भी इंटरनल ऑडिटर को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाउ एवर, जो ऑडिटिंग की जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, वो ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट के फील्ड में जैसे पहले एम्पायर होता था, अब DRS सिस्टम आ गया, तो उससे फैसिलिटेट ही हो रहा है, बट AI कभी भी इंटरनल ऑडिटिंग फील्ड में इंटरनल ऑडिटर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑल्दो उसकी जो ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं AI के विद रिस्पेक्ट टू जो अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो उसको फैसिलिटेट ज़रूर करेगा, बट रिप्लेस नहीं कर सकता। सर, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन CA स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो भी CA कर रहे हैं, जी, तो आप क्या व्यूज़ देना चाहेंगे? इंटरनल ऑडिटिंग उनकी करियर में उनकी कैसी हेल्प कर सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और व्यूअर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखो, हर बच्चा जब CA स्टार्ट करता है ना, उसको पता नहीं होता कि उसका इंटरेस्ट आगे जाके किस फील्ड में आएगा, टैक्सेशन में आएगा, अकाउंटिंग में आएगा, एक्सटर्नल ऑडिटिंग में आएगा, इंटरनल ऑडिटिंग में आएगा। मगर
अगर आपको पता लग जाता है, मान लो आपकी आर्टिकलशिप ही एक अच्छी फर्म में लगती है जहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट चूज करना पड़ता है, आपको इंटरनल ऑडिटिंग मिल जाती है, आपका इंटरेस्ट में डेवलप हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए एक सर्टिफिकेशन लेने की जिसमें आप उसके मास्टर बन जाओ, जैसे कि अपना CIE कोर्स है। दूसरी चीज़, अब कई स्टूडेंट CA इंटर के बाद उनको पता लगता है यार हमसे तो हो नहीं पाएगी CA, अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, परेशान होते हैं कि अब क्या करें, अब इतना टाइम हमने एक फील्ड को दे दिया, एकदम इसको चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा सब बेकार हो जाएगा। तो ऐसे कोर्सेज जो होते हैं CIE जैसे कि, यही आपको हेल्प करते हैं, आपको एकदम एट पार लाके खड़े कर देते हैं एक CA के, क्योंकि अगर आप ऐसी प्रोफेशनल डिग्री ले लोगे, CA इंटर आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी, आपके पास CA इंटर का सर्टिफिकेट है, प्लस आपने CIE कोर्स कर लिया, इसका आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, आप आराम से बिग 4 में अप्लाई कर सकते हो और आपको डेफिनेटली एक फ्रेशर की तरह ही ट्रीट करा जाएगा, एट पार ट्रीट करा जाएगा, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रीट किया जाता है, या एक जो कैंपस प्लेसमेंट आता है, कैंपस हायर्स आते हैं, उनके बराबर ही, बल्कि उनसे ऊपर ही करा जाएगा। मैं तो कहूँगा। So guys, we conclude and मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक बीकॉम स्टूडेंट के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं कहूँगा यही है कि बीकॉम करते ही अगर आपने अच्छे कॉलेज से बीकॉम करी, आप प्लेस हो जाते हो, आपको थैंकफुली जॉब भी मिल जाती है बिग 4 में। तो बिग 4 में क्या होता है, अब एक CA आया है और एक फ्रेशर बीकॉम का बच्चा आया है, ऑब्वियसली शुरू में वो बराबर ही होंगे, सैलरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है 2-3 लाख का डिफरेंस हो, बट ज़्यादा नहीं होगा, एंड इवेंचुअली वो साथ साथ ग्रो करेंगे अप टू मैनेजर लेवल। अब आपको जब अपना गैप ब्रिज करना है ये वाला, तो आपको एक अच्छी सर्टिफिकेशन चाहिए, एक अच्छे, चाहे आप CIE कर सकते हैं, जैसे कि हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप इंटरनल ऑडिटिंग फील्ड में हो, आपने CIE करा, आप एट पार हो जाओगे अब CA के, अब आप आगे मैनेजर लेवल तक, सीनियर मैनेजर लेवल तक, या आगे भी उसके आगे पहुंच सकते हो आसानी से। जैसे कि अगर हम सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर की कोर्स की बात करें, सो इट हैज़ गॉट पिविटल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसका हर ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर करने के बाद आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड होती है इन द फील्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो मैम मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपके पास एक एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, जैसे कि पहले भी मैंने बोला, एक डॉक्टर है ना, एक फिजिशियन है, उसके पास कोई अपने हार्ट की बीमारी नहीं लेके जाएगा, मुझे हार्ट है, वो सीधा हार्ट सर्जन के पास जाएगा, तो हार्ट सर्जन की वैल्यू होती है। इसलिए अगर आपके पास एक CIE जैसे सर्टिफिकेशन है ना, और आप इंटरनल ऑडिट फील्ड में है, तो आपकी वहाँ पे इज्जत करी जाएगी, आपकी वहाँ पे वैल्यू। So thank you guys for watching our podcast. These were our lovely words from Aman sir and Aman ma'am. And हमें आज पता चला कि CIE की क्या वैल्यू होती है एक बिग 4 फर्म्स में। Thank you guys for watching our podcast. Keep watching, keep learning, and please subscribe to our YouTube channel.